क्लाइंट को कैसे हैंडल करें? अक्सर ये कन्फ्यूज़न जो है हर डिज़ाइनर के माइंड में होता है क्योंकि आप डिज़ाइन जो है कितना भी अच्छा बना दो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आपको मिलेंगे जो और इम्प्लीमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप उनके डिज़ाइन पे और थोड़ा कुछ वर्क करके कुछ और आउटपुट निकाल के उनको दो और फिर आप वो फिर से जाके उसे देते हो, फिर उसका रिक्वायरमेंट कुछ और नया आ जाता है, कुछ और नए चेंजेस के साथ वो जो है अपना रिक्वायरमेंट आपके साथ जो है वो डिस्कस करता है। तो कैसे हैंडल करें इन सारे क्लाइंट्स को और क्या चीज़ें हैं जो क्लाइंट के साथ डील करते वक़्त आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए? ये इस वीडियो पे हम वो कंप्लीट जो है वो चीज़ें सीखेंगे और देखेंगे, बातें करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ ऑल बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र है और ग्राफिक्स पैंट और यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि क्लाइंट के वक्त जब क्लाइंट के साथ जब आप प्रोजेक्ट असाइन करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना होता है। जो नए फ्रेशर डिजाइनर होते हैं खास करके वो थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या बात है, अपने बातों को कैसे रखेंगे क्लाइंट के साथ और किस तरह से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं पता होती। तो क्लाइंट जो है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये जो डिज़ाइनर है वो नया है, वो फ्रेशर है या फिर इसे इस बारे में थोड़ा सा कम आइडिया है। तो वो क्या करेगा, वो आपसे रेगुलर कई सारे मतलब चेंजेस करवाएगा आपसे। तो एक डिजाइनर के लिए डिजाइन बनाना जितना बड़ा चैलेंज, उससे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि क्लाइंट को कन्विंस करे और अपने वर्क को किस तरीके से उसको दे कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। क्योंकि क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड होता है तो रेगुलर बेसिस पे आपको वहां से वर्क मिल सकता है। तो क्या करें और क्या ना करें, तो चलिए देखते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट से मिलते हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि क्लाइंट की बातों को सुनो। बहुत बार ये होता है कि डिजाइनर है वो अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि उन्हें बहुत कुछ आता है, तो ये एक गलती कर देते हैं। वो क्या है, होता है कि वो समझते नहीं कि क्लाइंट को चाहिए क्या। वो सिर्फ उन्हें लगता है, वो अज्यूम कर लेते कि अच्छा क्लाइंट को ओवरऑल ये चाहिए तो ये मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब इससे होता क्या है, क्लाइंट भी थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो अपने माइंडसेट के साथ चल रहा है कि उसे क्या चाहिए, है ना। और क्लाइंट को जो चाहिए उसे तो वही चाहिए। तो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि क्लाइंट को क्या चाहिए तो फिर आप एक आउटपुट बना के दे रहे हो और हो सकता है वो बहुत अच्छा भी हो इनफैक्ट, लेकिन क्लाइंट को तो कुछ और चाहिए था। और आप हमेशा ये जानते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाइड तब किया जाता है जब कस्टमर को जो चाहिए आप वो दे सको, है ना। तो इस छोटी सी चीज का ध्यान हमेशा रखेंगे। तो सबसे पहले जब क्लाइंट के साथ मिलते हैं तो आपके पास एक डायरी जरूर होना चाहिए एटलीस्ट। मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है, आपके पास सारी चीजें हैं, गैजेट्स हैं, इट्स ओके, बट फिर भी एक डायरी आपके पास जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, हम लोग आगे देखेंगे। तो डायरी अगर आपने अपने साथ ले लिया तो आप उसमें नोट कर सकते हो। और क्या है, क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है, सपोज से एन एग्जांपल बैनर बनाना है। एक क्लाइंट है जिसके लिए वेबसाइट के लिए एक बैनर बनाना है और फेसबुक के लिए कवर पेज बनाना है। से एन एग्जांपल, एक बहुत छोटा सा वर्क आपके पास आया है जिसमें ये दो जो चीजें आपको तैयार करके जो है क्लाइंट को देनी है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने एक ओवरऑल ये देख लिया कि ठीक है, मैं 1000 रुपीज करके चार्ज करूँ। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2000 रुपीज में मैं चलो ये दोनों बना के दे रहा हूँ। हालांकि मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, डिजाइन का ना कोई प्राइस स्पेसिफिक ये नहीं होता कि आप इतना में ही करोगे। वो हर कंपनी या फिर हर डिजाइनर अपना खुद से जो है वो उस चीज को रखता है। उसे लगता है कि वो कंफर्टेबल है वो प्राइस पॉइंट पे, तो वो उसका रेट वो रख देता है। आप देख सकते हैं, जैसे सपोज कोई लोगो डिजाइन करता है तो वो 200 रुपए में भी लोगो डिजाइन कर देता है। कोई ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए में भी लोगो डिजाइन करते हैं। तो दो तीन चीजें मैटर करती है कि एक डिजाइनर, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो कितना रिसर्च करके लोगों पे काम कर रहा है। उसी तरह से जो डिजाइन है कितना रिसर्च कर रहा है, डिजाइन में क्या क्या चीजें कर रहा है और क्या वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है। अब देखो, एक डिजाइनर जो होता है वो क्या करता है कि उसके पास एक वर्क आया, वो बनाना शुरू कर दिया। और एक दूसरा डिजाइनर होता है जो प्रॉपर प्लानिंग करता है। वो ये प्लान करता है कि जो डिजाइन है वो कई सारे लोगों तक कैसे पहुंचेगा, कैसे हम अपने डिजाइन को अपीलिंग बनाए ताकि कस्टमर के साथ जो है, क्योंकि आफ्टर ऑल डिजाइन क्यों बनाया जाता है, ये जो ग्राफिक्स जो तैयार किया जाता है वो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप खुद सोचो कि आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो और वहां पे आपको एक एड दिखता है, तो वो एड जो है वो आई कैची होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और आपके काम का होना चाहिए। तब आप जा करके उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हो, है ना, और फिर जाके उस ऑफर को अवेल करते हो। तो किस तरह से कस्टमर को कन्विंस किया जाए, अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस किया जाए, इस चीज को बारीकी से समझना है। देखो, कुछ ऐसी चीजें जो आप करके समझते हो, करके सीखते हो, बट कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटबुक आपने रख लिया, डायरी आपने रख लिया और आपने क्या करा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पहले सुना समझा, उसके बाद क्या करा, सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट करके नोट करा। ये बहुत जरूरी है।
देखो मैंने कई सारे ऐसे क्लाइंट के साथ वर्क किया जो मैंने देखा है कि स्टार्टिंग पे उनका डिमांड कुछ और होता है, जब आप बना के फुलफिल करके दे देते हो तो 2 दिन बाद आप उसको सपोज दे रहे हो, 3 दिन बाद दे रहे हो, तो क्लाइंट के दिमाग में इस बीच में कुछ नए थॉट्स आ जाते हैं, कुछ नया क्रिएटिव आ जाता है, कहीं और उन्होंने कुछ देख लिया, सपोज ऑनलाइन कुछ देख लिया या फिर किसी दूसरे के पास देख लिया, कहीं पे भी देख लिया, तो उनका जो आइडिया है जो स्टार्टिंग में उन्होंने आपके साथ कन्विंस करा था या फिर कॉन्वे किया था, है ना, जिस चीज को लेकर के आपने डील जो है वो फाइनल किया था, वो उसमें कई सारे चेंजेस उसने कर दिए। तो आपने तो एफर्ट लगाया, आपने तो टाइम दिया है, आपने वो सारी चीजें समझी और फिर आपने वर्क किया है, आप अपने तरफ से पूरा 100% उसको दे रहे हो, बट चूंकि कस्टमर ने कुछ और भी देख लिया है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। सपोज आप 10,000 रुपीज का एक सेलफोन परचेज करना चाहते हो जो कि MI ब्रांड का है सपोज, ठीक है, या फिर सैमसंग ब्रांड का 10,000 का आप एक फोन परचेज करना चाहते हो। और क्या होता है कि आप फोन कल खरीदने वाले हो, आपने प्लान कर लिया कि ठीक है आज नहीं मैं कल जाऊंगा, कल जाके सेलफोन खरीदूंगा, आपने पूरा सेट कर लिया है सब चीज। आप 2 दिन पहले जाके सेलफोन को देख भी चुके हो, आपने घर पे आके डिसाइड भी कर लिया कि नहीं भाई मुझे यही खरीदना है क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है और जो काम है वो आपके लिए। लेकिन इस बीच में क्या होता है, शाम में आप अपने फ्रेंड से मिल लिए और उसने एक और फोन खरीदा हुआ है, वो 14,000 रुपए का, 14,000 रुपीज का है, और वो जो है वो एक लेटेस्ट फीचर वाला फोन है जिसमें कुछ एडिशनल फीचर है, ठीक है, कुछ एडिशनल फीचर है, और आपको लगा कि नहीं मुझे ये वाला खरीदना है। अब आपने बजट रखा था 10,000 का, लेकिन आपने 14,000 खर्च कर दिए, ठीक है, हो सकता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं हो। हम सभी लोग ऐसे ही तो इन्फ्लुएंस होते हैं, और यही चीज एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट वाले लोग इस चीज को जो है वो गियर की तरह यूज करते हैं, है ना, वो इस चीज को जानते हैं कि कस्टमर को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। तो डिजाइन जो है उसको इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। आप कितना भी अच्छा डिजाइनर हो, तो अच्छे डिजाइनर किस कंसर्न में होते हैं, जब आपका डिजाइन जो है वो अपील है, ठीक है। एक चीज होता है कि आप बहुत अच्छा सा लुक, बहुत अच्छा सा डिजाइन बनाए हो, लेकिन जो मैसेज है वो क्लियर नहीं है, तो ऐसे डिजाइन किसी काम के नहीं होते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहला चीज है नोट करोगे डायरी में कि क्या क्या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छे से समझोगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिकली अगर क्लाइंट से आप मिल रहे हो, ठीक है, तब तो ये चीज पॉसिबल है। लेकिन आप किसी फ्रीलांसर्स के साथ वर्क कर रहे हो सपोज, या फिर आप दिल्ली में बैठे हो, कैलकाटा का कोई बंदा है वो आपको वर्क असाइन कर रहा है, उसके साथ आपकी बात हो रही है, तो कैसे करें। तो सबसे अच्छा चीज है कि क्लाइंट को आप ये बोलिए कि आप मुझे एक मेल कर दो, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, एक मेल कर देगा आपको सारा डिटेल्स, ये बहुत जरूरी है ना। जैसे अब किसी डिजाइन को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले होता है डायमेंशन, ठीक है, और उसके बाद ये चीज कि वो जो डिजाइन है वो किस किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एक डिजाइन है जो प्रिंट के लिए भी यूज किया जाता है, वो वेबसाइट के लिए भी यूज किया जाता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखते हुए ना डिजाइन को कस्टमाइज भी करना पड़ेगा, मतलब वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट है या फिर सोशल मीडिया के लिए कोई कंटेंट है, तो उसको आपके साइज जो है उसका फाइल का वो लाइट रखना पड़ेगा ना, तो आपको वो चीज करना पड़ेगा। और प्रिंट के लिए अगर वो कंटेंट आप तैयार कर रहे हो, सपोज होर्डिंग्स बनाने हैं या फिर लिफलेट्स या फिर ब्रोशर्स बनाना है या फिर मैगजीन में एक पेज है जो डिजाइन करना है, तो इन सारी चीजों को हम लोग अलग तरीके से सेटअप करते हैं। अब देखो ये प्रिंटिंग का सेटअप कैसे होता है, ये चीज तो मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं, या फिर आप अगर बोलिएगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको ये चीज फ्री डिटेल में बता दूंगा कि प्रिंट के डॉक्यूमेंट बनाते वक्त और वेबसाइट के डॉक्यूमेंट बनाते वक्त क्या क्या चीजें आपको ज्यादा ध्यान रखने वाली होती है ना। तो आप वो चीज को हमेशा ध्यान रखोगे, वो चीज बहुत जरूरी भी है इनफैक्ट। और क्लाइंट के साथ देखो एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है ना कि आप किसी की बातों को अगर सुनते हो, ठीक है, तो सामने वाले बंदे को भी ये लगता है, सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि नहीं ये मेरी बातों को समझ रहा है, तो एक अच्छा सा बॉन्डिंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सुने सामने वाले को बातों को हम अपने बात सुनाने पे लग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्लाइंट के साथ। आपको क्लाइंट कोई भी आपके पास एक वर्क सिंगल लेकर के, देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी क्लाइंट आपके पास सिंगल वर्क, एक वर्क के लिए आया है, लेकिन अगर वो वर्क से सेटिस्फाइड हो गया तो जब भी उसे जरूरत पड़ेगी ना तो फर्स्ट टाइम वो आपको ही कॉल करेगा। तो ये आपके लिए जो है ना एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि हम लोग खुद काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स के साथ हमने काफी साल पहले काम करा था, मतलब 3 to 4 years पहले हमने काम करा था, और सडनली उनको कोई जरूरत पड़ गया, क्योंकि उन्हें हमेशा जरूरत नहीं पड़ता, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सडनली कॉल कर रहे हैं कि भाई मेरा ये वर्क कर दो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन इस तरह से आपके पास वर्क आते हैं तो आपको ये एक अच्छा सा जो है ना, ये एक अच्छा सा यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो नोट करने के बाद क्लाइंट को ना जब आप एक लेआउट बनाते हो, एक पेपर पे सपोज एक लेआउट बना दो कि देखो सर, देखिए सर मैं ये चीज यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, मैं इस चीज को यहाँ रख रहा हूँ, ये टेक्स्ट का पार्ट यहाँ पे रहेगा, ऑफर यहाँ पे मैं दूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पे इमेजेस रहेगा, इन सभी चीजों को आपने प्रॉपर जो है वो एक पेपर पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पेपर में ड्रॉ करने में 5 minutes to 10 minutes आपको लगेंगे हार्डली, ठीक है। विदिन 5 minutes आप उसको ड्रॉ करके स्केच एक छोटा सा दिखा दो। स्केच दिखाने से 2 चीजें क्लियर होती है। देखो क्या होता है, आप जैसे घर बना रहे होते हो, है ना,
तो घर बनाने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप किसी बनाने वाले को, मिस्त्री को बुला लो और बनाना शुरू कर दो। और एक दूसरा तरीका होता है कि एक लेआउट बना लो। बिल्कुल यही काम आपको करना है, आपको डिजाइन का लेआउट करना है। क्योंकि जो आप टेक्निकल हो, ठीक है, आपको स्किल, आपका स्किल्स है इस फील्ड में, आपको नॉलेज है इस फील्ड का, तो आप आसानी से इस पे काम कर सकते हो। लेकिन कस्टमर को इस चीज का नॉलेज बिल्कुल नहीं है ना, या हो सकता है कि वो कभी नहीं काम करवाया, फर्स्ट टाइम आपके पास काम करवाने आए, या फिर पहले भी कई बार काम कराया लेकिन फिर भी वो उस चीज को शायद उतना टेक्निकल नहीं है, या फिर अगर टेक्निकल है तो भी उसे बेटर, मतलब आपके और उसके बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी कि आप उसे एक लेआउट बना के दे दो। और लेआउट में क्या करो, एक सपोज एक A4 शीट हम उठा ले, पेपर उठा ले, पेपर को उठा के हम ड्रॉ सिंपल कर दिए कि क्या चीज होगा, कहाँ पे क्या प्लेस होगा। इस चीज को प्लेस करने से जो है वो क्लाइंट जो है उसे समझ में आएगा कि अच्छा इस चीज को ऐसे रख सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि आप बना के दे दिए, उसके बाद बोला कि नहीं सर राइट की जगह लेफ्ट रखो, लेफ्ट की जगह राइट रखो, तो यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा मेहनत है ना उससे बच जाओगे। क्लाइंट बोल देगा कि सर देखिए मुझे ग्राफिक्स जो है वो राइट साइड पे चाहिए या लेफ्ट साइड पे चाहिए, और जो ऑफर होगा सर वो मैं कहाँ पे रखूं, तो आप बताओगे कि देखो आप यहाँ रख सकते हो, आप यहाँ रख सकते हो, नीचे रख सकते हो, इसको आप ऊपर रख सकते हो, इसकी साइज में इतना बड़ा रखूंगा। एक लेआउट बना दोगे, ये आपका एफर्ट बचा देगा, है ना। क्लाइंट ने डन कर दिया, ठीक है। और एक स्टेप और आप आगे जा सकते हो कि क्लाइंट से ना, जहां पे आप सारा डॉक्यूमेंट, सारा कंटेंट रखवा रहे हो, वहां पे एक सिग्नेचर मरवा लो, सिग्नेचर करवा लो। कई बार ऐसा होता है क्लाइंट बोलता है ठीक है सर हम लोग का क्या जरूरत है, लेकिन ये क्यों जरूरी है मैं ऐसा इसलिए बताता हूँ। देखो सपोज ऐसा अक्सर नहीं होता है, बट क्या होता है, जस्ट फॉर प्रिकॉशन, कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज आप 40-50 लोगों के साथ वर्क किए हो, कई सारे क्लाइंट्स के साथ आपने वर्क करा है, बट कोई ऐसा एक क्लाइंट मिल गया जिसने क्या करा, जो बोलेगा कि सर नहीं सर मैंने ये भी बताया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, आप भूल गए, है ना। ये कई बार होता है कि क्लाइंट बोलते हैं कि सर मैंने तो आपको नोट करवाया था, शायद आप सर भूल गए सर, तो इसकी वजह से आपने वो डिजाइन में डाला ही नहीं, नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे ये चीज भी चाहिए था, वो बहुत जरूरी था, मेन चीज आपने डाला ही नहीं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं। तो इन सभी क्लाइंट के साथ पैनिक होने की बजाय आप ये चीज कर सकते हो कि आप मेंशन कर लो ना, कितना समय लगेगा आपको थोड़ा सा समय लगेगा, आप मेंशन करवा लो। इससे क्या है, क्लाइंट अपने बात से मुकर नहीं पाएगा, है ना। क्लाइंट को पता है कि इसके पास पूरा डॉक्यूमेंटेड है, और आप भी कंफर्टेबल रहोगे, आपको पता रहेगा पूरी तरह से। और जब क्लाइंट सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा, तो वो एक बार पढ़ेगा जरूर। आप उसको बोले कि देखिए ये चाहिए ना, आप पढ़िए, पढ़वाइए। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर मिस कर गया, हो सकता है कि उसको पढ़ने के दौरान उसके माइंड पे रिकॉल आ जाए, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट आपके पास आया है, मिला है, और वो सारे पॉइंट बताते बताते 1-2 पॉइंट भूल गया, और भूल गया तो फिर क्या, बाद में उसे याद आएगा, फिर वो फोन करके आपको कॉल करके बताएगा कि सर ये चीज ऐड कर दीजिए, ये चीज डाल दीजिए। तो फिर ये आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है ना, क्योंकि एक डिजाइनर है वो फॉन्ट के साथ प्ले करता है, खेलता है, तो फॉन्ट का प्लेसमेंट का है। मान लो 2 लाइन हमें एक्स्ट्रा मिल गया ऐड करने के लिए, या 2-4 चीजें ऐड करने मिल गई, या एक चीज भी अगर ऐड करने मिल गया, तो डिजाइन में फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके प्लेसमेंट को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आपने डिजाइन फाइनल कर लिया, फिर उसमें एडिशनल करने का मतलब है कि पहले वाले कंटेंट को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बचने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप सब चीजों को डॉक्यूमेंटेड करके चलो, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो क्लाइंट के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो अपना एक रेट हमेशा आपको पता होना चाहिए। जैसे जो वर्क आप कर रहे हो उसकी वैल्यू आपको हमेशा पता होनी चाहिए। सपोज आप गए हो किसी मॉल में, गए हो खरीदने के लिए एक कपड़ा, और वहां पे आप पूछ रहे हो, ठीक है, जो सेल्समैन है, या फिर आप उसके प्राइस टैग को देख रहे हो। तो प्राइस टैग क्या होता है, प्राइस टैग आपको एक कंफर्मेशन देता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है। आप खुद सोचो कि उसमें अगर वो मेंशन नहीं है, आप नॉर्मल किसी शॉप में जाते हो, प्राइस टैग नहीं लगा है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है उसके साथ डील करना पड़ता है कि इतना में मैं दूंगा, इतना में आप छोड़ दीजिए इस चीज को, इतना मैं दे सकता हूँ, या फिर आप कितना लोगे, या कुछ कम कर दीजिए। ये सारी चीजें बातें निकल के आ जाती हैं। तो डिजाइनिंग वर्ल्ड में या किसी भी प्रोफेशनल की हम बात करें तो उसको अपना वैल्यू हमेशा पता होना चाहिए। आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो आप देखो कि हाँ इसका रेट मैं इतना रखूंगा, उस चीज को रखो, उसमें निगोशिएट बिल्कुल मत करो, ठीक है। एक जेन्युइन प्राइस रखो। अगर आपका डिजाइन बहुत टॉप क्लास का है तो आपका जो चार्जेस है वो उसी तरीके से होगा, लेकिन अगर आपका डिजाइन एवरेज है, या फिर आप फ्रेशर हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैं एक डिजाइन पे बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करने के बजाय मैं 10 डिजाइन में थोड़ा थोड़ा कमाना ज्यादा पसंद करूंगा। ऐसा अपना अपना एक थिंकिंग होता है, एक फिलॉसफी होता है ना लोगों का, कि मैं एक ही डिजाइन पे मैं क्यों इतना ज्यादा चार्ज करूं। हो सकता है क्लाइंट 1-2 वर्क करवाए, है ना, लेकिन क्लाइंट को भी अगर सही रेट अगर मिलेगा तो क्लाइंट भी आपके साथ रेगुलर डील कर पाएगा, है ना। तो आपको रेट अपना एक रख लेना फिक्स। सपोज कि मैं पर आवर जो है 500 रुपीज लूंगा, और इस डिजाइन को बनाने में मुझे इतना समय लगेगा, तो मेरा जो चार्ज है वो इतना होगा, ठीक है। जैसे 3 घंटा मैंने दिया तो उसका मैं 1500 रुपया चार्ज करने वाला हूँ। एक जेन्युइन चार्ज अपना रखो, ठीक है। इसके साथ आपको ये भी समझना है कि बहुत ज्यादा भी चार्ज को लो नहीं रख देना है, ठीक है, इतना भी लो नहीं रखना है, क्योंकि ज्यादा जब किसी चीज कोई बहुत अच्छी क्वालिटी को आप दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज्यादा गिरा दे रहे हो ना, तो लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। इसका कारण क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
अभी कई सारे लोग ऐसे होंगे यूट्यूब में जिन्हें लगता होगा कि यार ये वीडियोस तो बना रहे हैं, तो वो ये सोच के चल रहे हैं कि हम बहुत फालतू में बैठे या फ्री बैठे इसलिए हम वीडियो बना दे रहे हैं। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है एक वीडियो को तैयार करने के लिए, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर गैजेट हमारे पास होना चाहिए जिससे हम कैप्चर करें, फिर उसके बाद फिर हम इसे एडिटिंग करते हैं, फिर इसके बाद सारा कंटेंट क्या होना चाहिए उस पर हम काम करते हैं। तो कई सारी चीजें बैकएंड पे होती है और इसमें हमारा बहुत एफर्ट लगता है। तो हमारा ये कोशिश होता है कि जो हमारा जो नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हम उन लोगों तक शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए, है ना। तो अल्टीमेटली जो है इस वीडियो को बनाने का मोटो ये है, क्योंकि कस्टमर को लेकर के हमेशा हर डिजाइनर के माइंड में कंफ्यूजन होता है, अगर वो फ्रेशर है तो खास करके। ठीक है, जब आप कई सारे लोगों के साथ डील कर लेते हो तो आपको आइडिया आ जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट स्टार्टिंग के लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उन्हें ये जानना जरूरी है कि क्या एक तरीका हो सकता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो अक्सर बहुत सारे डिजाइनर जो है वो मिस कर देते हैं, वो ये चीज है कि सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। जैसे कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो तो एक तरीका होता है कि आप वर्क बना बना के सेव कर रहे हो। मैंने कई सारे ऐसे डिजाइनर को देखे हैं जो अपने वर्क को तो बनाते हैं बट प्रॉपर टाइटल यानी नेम वगैरह उसका डिफाइन नहीं करते। आप खुद सोचो कि आप एक वर्क बना रहे हो जिसका आपने नाम ही डिफाइन नहीं करा है, तो फ्यूचर में अगर आपको कभी उस वर्क की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो आप कैसे उस वर्क को सर्च करके ला पाओगे। एक भीड़ में अगर 50 लोग खड़े हैं और मुझे किसी एक को बुलाना है तो मुझे उसका नाम बुलाना पड़ेगा ना। उसी तरीके से आपको नाम जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रॉपर डिफाइन करो, उसके साथ साथ आप लोकेशन कर दो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि सपोज एक वर्क का मैंने एक ड्राइव रखा हुआ है, जैसे एक हार्ड डिस्क मैं एक्सटर्नल रख रहा हूँ जिसपे मैं अपने सारे वर्क को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, उस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में मैं आप अपने सिस्टम पे भी रख सकते हो। जैसे सपोज डी ड्राइव एक है जिसपे मैं अपना जो है वो सारे क्लाइंट का जो वर्क है वो रखता हूँ। ठीक है, और उस डी ड्राइव में मैंने क्या करा, 2020 अभी चल रहा है तो 2020 का मैंने एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, उसके बाद जनवरी चल रहा है तो जनवरी का एक फोल्डर, फरवरी का एक फोल्डर, मार्च का एक फोल्डर। इस तरीके से मैं क्या करा, हर मंथ का एक फोल्डर में बना दिया हूँ। इसके साथ मंथ के फोल्डर, सपोज अभी जून चल रहा है, ठीक है, और आज 6 है, या 6 है सैटरडे, ओके, तो 6 आज है, तो 6 का आज मैंने 6 का एक फोल्डर बना दिया। तो 1 2 3 4 5 6 हर दिन का मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ। इस फोल्डर के अंदर में आप सपोज ऐसा हो सकता है कि आप दिन में 4 लोगों के साथ काम कर रहे हो, 4 अलग कंपनी या फिर 4 अलग क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे कंपनी में वर्क कर रहे हो जहां पे बहुत सारे क्लाइंट का वर्क आता है। तो वहां पे क्या करोगे, आप स्पेसिफिक जो क्लाइंट का नाम है वो डिफाइन कर दोगे। ठीक है, ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि बाद में कभी भी फ्यूचर में आपको 2 साल के बाद अगर उस वर्क की जरूरत पड़ जाए, ऐसा होता है कभी जरूरत पड़ गया, या फिर कोई क्लाइंट 6 महीने के बाद आपके पास आता है, बोलता है सर जो पहले हमने 6 महीने पहले जो डिजाइन कराया था उस पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और हमको वही डिजाइन चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर आप उस वर्क को मिस कर दियो तो फिर आपको वो एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, यानी बोलिएगा कि मुझे वो डिजाइन, सपोज वो एक प्रिंट आउट है मैगजीन का, तो वो लाके फिर आपको देगा, फिर आप डिजाइन फिर से क्रिएट करोगे। तो देखो आपके वर्क के आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं और अपने एसेट्स की रखवाली आपको खुद करनी है, और सही तरीके से मैनेजमेंट हमेशा आपके टाइम और एफर्ट को बचाता है। ठीक है, तो एक डिजाइनर को ये चीज जो है ये करना बहुत जरूरी है। और क्लाइंट को सेटिस्फाइड कैसे करें, एक तरीका और ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट को पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए। क्लाइंट को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए, उसे रिक्वायरमेंट पता है कि ये मुझे चाहिए, जैसे बैनर मुझे चाहिए जिसमें मुझे 50% डिस्काउंट देना है, 50% डिस्काउंट देना है, बट वो कैसा होगा ये मुझे आइडिया नहीं है। तो एक तरीका तो आपने नोट कर लिया। नोट करने के बाद आप क्या करो, नोट करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करोगे, क्लाइंट को कुछ सैंपल्स दिखाओगे। ठीक है, सैंपल्स दिखाने से फायदा क्या होगा, देखो क्या होता है, अगर आप 4 5 10 अगर सैंपल्स दिखा दिए क्लाइंट को बैनर के, तो क्लाइंट को देख करके एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये ठीक लग रहा है, मुझे भी इसी तरह का चाहिए, या इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, मेरा इसी तरह का होगा। आप खुद सोचो कि आपको एक रेफरेंस मिल गया। ठीक है, क्योंकि देखो किसके माइंड में क्या चल रहा है इस चीज को आप कैसे समझोगे। तो एक डिजाइनर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे से सिर्फ टूल्स को यूज करते हो। टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, वर्क अच्छा करना ये भी होना चाहिए, लेकिन अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट आप तब कर सकोगे जब आप कस्टमर के माइंड को रीड कर सकोगे, है ना। और कस्टमर के माइंड को रीड करने के लिए जरूरी है कि आप उसको एक रेफरेंस दे दीजिए। क्या होता है ना, हमारा माइंड ब्लैंक होता है अगर हम लोग उस चीज के बारे में जानते नहीं है। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं आपको बोलूं डेयरी मिल्क, सोचिए डेयरी मिल्क कैसा होता है, तो माइंड में आपका डेयरी मिल्क का फिगर आएगा, लेकिन आप डेयरी मिल्क नहीं देखे हो तो आप उस चीज को कभी अज्यूम नहीं कर पाओगे, राइट। तो क्या होता है कि कुछ बैनर के सैंपल्स आपने क्लाइंट को दिखा दिए, क्लाइंट को देख करके समझ में आ गया कि अच्छा हाँ इस तरह का मैं भी बनवा सकता हूँ। ठीक है, तो वो आपसे जो है वही रिक्वायरमेंट, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके साथ डिस्कशन हो गया और आप उसको फटाफट से बना के दे दिए। इससे क्या हुआ ना कि बार बार चेंज भी नहीं करना पड़ रहा है ना, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं है
कस्टमर को नहीं एग्जैक्टली फिगर माइंड में क्लियर आप बना के दे रहे हो, उसे कुछ और बोलेगा सर थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए, कुछ और चाहिए सर कुछ और कर दीजिए, थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और आप एक ही प्रोजेक्ट पे अगर फंसे हुए रहोगे तो कैसे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करोगे। तो इसलिए जरूरी है कि कस्टमर को सही तरीके से समझो, वर्क स्टार्ट करो, डील प्रॉपर फाइनल करो और कस्टमर से फीडबैक लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर से आप सब सोचेंगे कि कस्टमर से फीडबैक लेने का मतलब है, बहुत सारे कस्टमर है जो बस ऐसे ही बकवास कर देते हैं कि नहीं यार आप कुछ भी बना के दे दो, लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं फालतू है। लेकिन देखो फिर भी आपको कस्टमर की फीडबैक लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा, देखो क्या होता है ना, हम सभी लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो अच्छा वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा कोई डिजाइनर वर्क नहीं करता कि मैं खराब वर्क बना के किसी को दे रहा हूं, ऐसा कभी कोई डिजाइनर नहीं चाहता है। लेकिन क्या है कि कस्टमर जो है उसे कुछ और चाहिए, है ना। अब कस्टमर को खरीदना है बिस्किट और आप उसे चाय सेल कर रहे हो, तो कस्टमर को चाय थोड़ी चाहिए। आप बोलोगे सर चाय बहुत अच्छा ले लीजिए, टी बहुत अच्छा ले लीजिए, कस्टमर को टी चाहिए ही नहीं, कस्टमर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो रिक्वायरमेंट को समझो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो, उसके बाद उसको रेफरेंस वर्क दो, वर्क फाइनल करके उससे वेरीफाई करवाओ कि ये ठीक है। देन आप एक बार फाइनल वर्क फिर उसको भेजो, जैसे एक रफ वर्क बना के भेज दिए, सारा कंटेंट जैसे टेक्स्ट वगैरह फॉन्ट वगैरह सब चेक कर लिए, स्पेलिंग्स चेक कर लिए, डिजाइन प्रॉपर पोजीशनिंग चेक कर लिए। इसके बाद क्लाइंट डन कर दिया, फिर उसमें थोड़ा सा रिफाइन करके उसको फाइनल टच करके कलर करेक्शन करके हम लोग उसको जो है वो कस्टमर को हैंड ओवर कर दिए और साथ ही साथ फीडबैक लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान रखोगे ना तो इससे आपका टाइम एफर्ट बचेगा। और आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर यही तो करता है, एक प्रोफेशनल डिजाइनर यही तो करता है। और आपको भी ये चीजें करनी है, आपको ये चीजें सीखनी है, ठीक है। और लर्निंग जो है ना, सीखना जो है जिंदगी भर का होता है। अगर आप एक अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको लाइफ टाइम सीखना है, आपको नई नई चीजें सीखनी है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा, और जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आप अर्निंग भी कर पाओगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखे हैं, उन्हें भी जरूर देखिएगा। कई सारे सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, जिसे मैंने इस यूट्यूब चैनल पे बना के रखा है, जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर के फंडामेंटल्स बताए, साथ ही साथ उसमें कैसे वर्क करना है ये भी बताया। कुछ और चीज अगर आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। आने वाले वीडियोस पे मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।